नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ संदीप तिवारी। उत्तराखंड में मौसम ने अपना अलग ही रुख दिखाया है। प्रदेश भर में लगातार बारिश हो रही है। मौसम विज्ञान केंद्र ने 6 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं अन्य जिलों में भी झमाझम बारिश की संभावना जताई गई है। रिपोर्ट देखिए। आशारोड़ी और सहस्त्रधारा में सबसे अधिक बारिश दर्ज। देहरादून में बारिश का दौर रुक रुक कर चल रहा है। आशारोड़ी और सहस्त्रधारा में सबसे अधिक बारिश दर्ज की गई, जबकि सबसे कम बारिश रुड़की में हुई है। प्रदेश भर में बारिश और मलबा आने से 93 मार्ग बंद हैं। आपदा प्रबंधन विभाग और स्थानीय प्रशासन की मदद से लगातार बंद पड़े रास्तों को खोलने की तैयारी की जा रही है। वहीं देहरादून में सुबह से ही आसमान में बादलों की आवाजाही देखी जा रही है। दिन में बारिश का असर दिख सकता है। भारी बारिश के कारण कई रास्ते बंद। रुद्रप्रयाग केदारनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग में कुंड पुल के पास कटाव होने के चलते वाहनों की आवाजाही बंद कर दी गई है। भारी वाहनों के लिए वैकल्पिक मार्ग कुंड चुन्नी बैंड से कालीमठ गेट गुप्तकाशी का प्रयोग किया जा रहा है। सोनप्रयाग गौरी कुंड केदारनाथ पैदल मार्ग में लिंचोली के पास मलबा आने से मार्ग बंद है। उत्तरकाशी में 2 राज्य और 9 ग्रामीण मार्ग बंद हैं। वहीं नैनीताल में 1 राज्य और 10 ग्रामीण मार्ग बंद हैं। बागेश्वर में 12 ग्रामीण मार्ग, देहरादून में 1 राज्य और 7 ग्रामीण मार्ग बंद हैं। वहीं 31 जुलाई को केदार घाटी में हुई ओलावृष्टि के चलते जगह जगह फंसे यात्रियों और स्थानीय लोगों सहित 15,000 से अधिक को हवाई और पैदल मार्गों से सुरक्षित रेस्क्यू किया गया है। आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार अतिवृष्टि से 29 स्थानों पर भूस्खलन की चपेट में आने से पैदल एवं सड़क मार्ग अवरुद्ध हुआ है। विद्युत लाइन सहित बड़ी संख्या में सरकारी संपत्तियों को भी नुकसान पहुंचा है। कुछ स्थानों पर दूरसंचार सेवाएं बाधित हुई हैं। क्षतिग्रस्त मार्गों को ठीक करने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य किया जा रहा है। 16 स्थानों पर मार्ग पूरी तरह से बह गया है। लोक निर्माण विभाग ने रास्ते की मरम्मत के लिए 230 मजदूर लगाए हैं। विभाग का कहना है कि संवेदनशील स्थानों पर मजदूर खाई में उतरकर खुदाई कर रहे हैं। वहीं रस्सियों के सहारे पुख्ता निर्माण के लिए बुनियाद रखी जा रही है। पूरे मार्ग को ठीक करने में 1 माह का समय लग सकता है। बारिश होने की वजह से मरम्मत और पुनर्निर्माण का काम बाधित हो रहा है। स्पेशल रिपोर्ट एनबी न्यूज। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 2 दिनों के लिए दिल्ली दौरे पर हैं। बीते रोज धामी ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल से मुलाकात की और अलकनंदा एवं भागीरथी नदी घाटी में प्रस्तावित 50% से अधिक निर्माण कार्य वाली परियोजनाओं को प्रारंभ किए जाने की अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री को बताया कि उत्तराखंड की विद्युत ऊर्जा की मांग की पूर्ति के लिए खुले बाजार से प्रतिवर्ष 1000 करोड़ रुपए की ऊर्जा का क्रय किया जाता है और राज्य में उपलब्ध जल स्रोतों से लगभग 25,000 मेगावाट जल विद्युत क्षमता का आकलन किया गया है, परंतु वर्तमान में केवल 4,200 मेगावाट क्षमता का ही दोहन हो पा रहा है। उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने सदन में एम्स ऋषिकेश के विस्तार की योजना बनाने की मांग उठाई। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि एम्स ऋषिकेश कुमाऊं पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और हिमाचल को मेडिकल सुविधा उपलब्ध करवा रहा है, जिससे मरीजों की संख्या बढ़ रही है। ऐसे में एम्स ऋषिकेश पर अतिरिक्त दबाव पड़ रहा है। लोगों को बेहतर इलाज की सुविधा देने के लिए नर्सिंग स्टाफ बढ़ाने की आवश्यकता है, इसलिए एम्स ऋषिकेश के विस्तारीकरण की अनुमति दी जाए। गंगा के तट पर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ऋषिकेश स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार से उत्तराखंड को मिला था। एम्स ऋषिकेश की नींव 2004 में 2 फरवरी को रखते हुए तत्कालीन केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज जी ने कहा था कि भविष्य में एम्स ऋषिकेश राज्यवासियों के लिए वरदान साबित होगा। आज यह सच हो रहा है। एम्स ऋषिकेश को स्वास्थ्य सेवाओं, अनुसंधान तथा प्रशिक्षण में क्षेत्रीय संतुलन को दूर करने के लिए रणनीतिक रूप से स्थित किया गया था। 27 मई 2013 से यहां OPD की सुविधा शुरू हो गई। इसके 8 महीने बाद 30 दिसंबर 2013 में IPD और फिर 2 जून 2014 से सर्जरी शुरू होने से उत्तराखंड के अलावा अन्य राज्यों के मरीजों के भी एम्स ऋषिकेश पहुंचना शुरू कर दिया। विषम भौगोलिक स्थिति वाले इस पहाड़ी राज्य की स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने के लिए एम्स ऋषिकेश के डॉक्टर प्रत्येक अवसर पर दृढ़ संकल्पित नजर आए।
अपनी स्थापना के बाद से एम्स ऋषिकेश एक राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में विकसित हुआ है, जिसमें वर्तमान में विभिन्न पाठ्यक्रम में 1030 छात्र छात्राएं हैं। एम्स ऋषिकेश अब कई चिकित्सा और संबद्ध पाठ्यक्रम चलाता है। इन गतिविधियों का मार्गदर्शन 200 से अधिक संकाय सदस्यों द्वारा किया जाता है। नियमित बाह्य रोगी क्लिनिकों में बढ़ती संख्या के साथ साथ 91 विशेष क्लिनिक जोड़े गए हैं। इसी तरह 2013 में 200 बिस्तर वाले अतिरिक्त आंतरिक रोगी सुविधा से अब इसकी क्षमता 960 बिस्तर की है। जैसे जैसे एम्स में स्वास्थ्य सुविधाएं और मेडिकल तकनीक विकसित होती गई, वैसे वैसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या में भी बढ़ोतरी होती गई। कोरोना महामारी के दौरान जब कोरोना संक्रमित व्यक्ति के पास जाने के लिए भी लोग भयभीत होने लगे थे, उस दौरान भी एम्स के चिकित्सकों ने फर्ज निभाते हुए कोरोना संक्रमितों का जी जान से इलाज किया। देहरादून जिले के ऋषिकेश में स्थित एम्स आज न सिर्फ उत्तराखंड के गढ़वाल कुमाऊं मंडल बल्कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल तक के लोगों को अपनी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करा रहा है। वह रोगियों की संख्या निरंतर बढ़ रही है, जिससे एम्स ऋषिकेश पर अतिरिक्त दबाव होने के कारण लोगों को बेहतर व त्वरित इलाज मिल सके। इसके लिए आवश्यकता है एम्स ऋषिकेश के विस्तारीकरण की व यहाँ मेडिकल व नर्सिंग स्टाफ की सीट बढ़ाने की, जिससे ये दबाव कम हो सके, सभी को समय पर अच्छा इलाज मिल सके। अतः मैं सदन के माध्यम से आपके द्वारा यह निवेदन करता हूं कि इसका विसंगा के बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रही बर्बरता और हिंदुओं की सुरक्षा की मांग को लेकर आज जनपद ऊधम सिंह नगर के जसपुर में हिंदू संगठनों ने पूर्व विधायक वरिष्ठ भाजपा नेता डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंघल के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में हिंदू कार्यकर्ताओं ने जसपुर एसडीएम कार्यालय परिसर पहुंचकर प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। तो वहीं भाजपाइयों ने अपने वक्तव्यों में कहा कि किसी भी कीमत पर हिंदुओं का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कहा कि बांग्लादेश में जिस तरह से राजनीति में तख्तापलट होते ही अन्य समुदाय के लोगों द्वारा जिस तरीके से धार्मिक स्थल हो या हिंदू समुदाय की संपत्तियों को तहस नहस कर दिया, हिंदुओं पर जानलेवा हमला किया जा रहा है। इतना ही नहीं, हिंदू समुदाय के लोगों को बर्बरता से मारा भी जा रहा है। यहाँ पे जसपुर तहसील में करीब 200 व्यक्ति 200 भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इकट्ठे हुए और एडीएम साहब को एक ज्ञापन दिया कि जो अत्याचार, जो नरसंहार बांग्लादेश में हो रहा है हिंदुओं के साथ, उसको रोका जाए और कहीं ना कहीं शरण अपने हिंदुस्तान में हिंदू भाइयों को दी जाए। तो वर्ल्ड में कोई कंट्री ऐसी नहीं है, संसार में कोई कंट्री ऐसी नहीं है जहाँ पे हिंदुओं का कोई स्थान हो या हिंदू वहाँ जाकर के शरण ले लें। इतनी गलत ढंग से नरसंहार चल रहा है। शेख हसीना जी की गवर्नमेंट गिरते ही वो बड़ा अच्छा शासन चला रही थी। जैसे ही उनकी गवर्नमेंट गिरी, हिंदुओं के साथ ये नरसंहार, हिंदुओं के साथ अत्याचार आरंभ हो गए वहाँ पे। और ये मानिए कि जो बचे कुचे हिंदू हैं उनको बिल्कुल ख़त्म करने की ये साजिश कि विदेशी कंट्री, विदेशी पूरे वर्ल्ड की तरफ से ये जो हमारे विरोधी कंट्रीज हैं, हिंदुओं के विरोध में जो बोलती हैं, जो अंदर खाने काम करती हैं, वो ये कार्य कर रही है। हमारी यही है कि जो हिंदू हैं वो सुरक्षित नरसंहार को रोका जाए। और मेरे अपने विचारों में तो हमारी गवर्नमेंट को इंटरफेरेंस करके शेख हसीना को दोबारा वहाँ प्रधानमंत्री बनाया जाए और स्थिति को सामान्य किया जाए। अगर स्थिति सामान्य नहीं होती है तो भारतवर्ष में अपने हिंदुओं को स्थान दिया जाए, शरण दी जाए। धन्यवाद। अभी हिंसा देखने को मिली, वहाँ पर सत्ता परिवर्तन हुआ, वो उनका आंतरिक मामला था। परंतु जो हिंदू समुदाय के ऊपर जो वहाँ पर मात्र 8% है, उनका इस सत्ता परिवर्तन से कोई लेना देना नहीं था। उसके बावजूद उनके ऊपर हमला किया जा रहा है, संपत्ति नष्ट की जा रही है, बहु बेटियों को निर्वस्त्र करके दौड़ाया जा रहा है और मंदिर तोड़े जा रहे हैं। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण वातावरण वहाँ पर बना हुआ है। तो हमारी यही मांग है कि भारत सरकार इसमें तुरंत इंटरवीन करे और जो वहाँ पर हिंदू समाज के लोग हैं जो वहाँ पर रहने में असमर्थ हैं, अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं, उनको एक सेफ पैसेज देकर भारत में उनको शरण दी है। ये सर ज्ञापन जी महोदया के नाम दिया गया है और वो हमारे देश की सर्वोत्तम जो संवैधानिक पद पर उनको संबोधित। अगस्त क्रांति के अवसर पर अल्मोड़ा में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार के द्वारा तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें राजनीतिक दलों एवं सामाजिक संगठनों के लोगों ने शिरकत की और शहर भर में लोग तिरंगे को लेकर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को याद किया गया। पूरा शहर अमर लाल सपूतों के नारों से
गुंजायमान हो गया। इस अवसर पर विधायक मनोज तिवारी ने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम में अल्मोड़ा जनपद का अपना विशेष योगदान रहा है। सैकड़ों की संख्या में लोगों ने आजादी के संग्राम में हिस्सा लिया। श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए ज्ञात हैं और आज ही के दिन पूज्य महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में अंग्रेजों भारत छोड़ो और डू एंड डाई का नारा दिया था और उसी के परिणामस्वरूप चाहे हमारे जैती धामदेव में हो, चाहे हमारे कुमाड़ में हो या सुमेसर के चुनादा में हो, इसी श्रृंखला में ये कार्यक्रम आयोजित हुए हैं। और सच्ची मायने में अगर हम देखेंगे तो आज ही जो नारा पूज्य महात्मा गांधी जी ने दिया था उसी के तहत हमारे सभी लोगों ने बढ़ चढ़ के अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और एक पूरे जोश के साथ, एक जज्बे के साथ इस देश को आजादी दिलाने की महत्वपूर्ण भूमिका। जनपद चमोली के विकासखंड पोखरी के राजकीय इंटर कॉलेज थालाबंड में शिक्षिका, आपको बता दें, विभा थपलियाल का ट्रांसफर राजकीय कॉलेज मैठाड़ा में हो गया है, जिसके बाद विद्यालय परिवार के द्वारा विदाई समारोह का आयोजन किया गया। वहीं इस दौरान अभिभावक, अध्यापक वर्ग, छात्र छात्राएं बेहद भावुक हुए। वहीं प्राचार्य के.एस. राउत व सामाजिक कार्यकर्ता प्रदीप चौहान ने कहा कि माफ कीजिएगा, विभा जैसी शिक्षाएं समाज में शिक्षा के क्षेत्र में एक नजीर पेश कर रहे हैं। छात्रों को शारीरिक व मानसिक रूप से शिक्षिका बेहद मजबूत बनाती है, जिससे छात्रों का आत्मबल बढ़ता है। राजकीय इंटर कॉलेज थालाबेड़ से अर्थशास्त्र की प्रवक्ता श्रीमती विभा थपलियाल जी विदा हो रही हैं। उनका स्थानांतरण इसी जनपद में राजकीय इंटर कॉलेज मैठाड़ा चमोली में हो गया है। इस विद्यालय में श्रीमती विभा थपलियाल जी ने 2 वर्ष और 7 दिन कार्य किया। आप एक श्रेष्ठ अध्यापिका के समस्त गुण आप में विद्यमान हैं। एक श्रेष्ठ अध्यापिका में जो गुण होते हैं वो विभा थपलियाल जी में है। अध्यापन से लेकर के अपने स्टाफ के साथ बहुत सहयोग आपका रहा। बच्चे आपको बहुत अधिक पसंद करते हैं। आपका परीक्षा बल भी हमेशा श्रेष्ठ रहा और आज इस विद्यालय से विदा होने पर संपूर्ण विद्यालय परिवार दुखी तो है, लेकिन हर्ष इस बात का है कि वो अपने मनोवांछित विद्यालय में जा रही हैं। आपने कार्यभार भी ग्रहण कर दिया है। आपके लिए ढेर सारी मंगल कामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। और हम ये चाहते हैं कि आप प्रधानाचार्य की परीक्षा में भी सफल हों और पुनः इसी विकासखंड में प्रधानाचार्य बन करके आएं और तब हम आपका भव्य स्वागत करें। खबरें और भी हैं, छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। स्वच्छ भारत ग्रामीण मिशन के तहत गांव को संवारने का कार्य गतिमान है। स्वच्छता बढ़ने से गांव की तस्वीर बदलने लगी है। आपको बता दें, विभागीय अधिकारियों ने जिले में 401 ग्राम पंचायतों के अंतर्गत 638 ग्राम सभाएं हैं। बीते सालों में ग्राम सभाओं में 111 सामुदायिक शौचालयों का निर्माण किया जा चुका है। वहीं बीते वित्तीय वर्ष में भी 52 सामुदायिक शौचालयों का निर्माण किया गया है, जिससे दून में सामुदायिक शौचालयों की संख्या 163 हो गई है। मौजूदा वित्तीय वर्ष 2024-25 में 20 सामुदायिक शौचालयों का कार्य गतिमान है। अधिकारियों ने बताया कि एक शौचालय के निर्माण पर 3 लाख की धनराशि खर्च की जाएगी, जिसमें से 2.10 लाख रुपए स्वजल और 90,000 रुपए का बजट पंचायती राज की ओर से खर्च किया जाएगा। कब से इसकी तैयारी शुरू होती है? इसके लिए कब से कितना बजट जो है एलोकेट होता है? जिस स्वजल परियोजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक शौचालय का निर्माण करा जाता है। इसका उद्देश्य होता है कि जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र में जो सार्वजनिक स्थान है जहाँ पे लोगों की दिक्कत होती है, यहाँ पे ग्राम पंचायत के माध्यम से सार्वजनिक शौचालय का निर्माण किया जाता है।
इसमें सृजन परियोजना के माध्यम से प्रत्येक सार्वजनिक शौचालय के लिए 2,10,000 रुपये उपलब्ध कराते हैं और बाकी जो रेस्ट अमाउंट की ग्राम पंचायत प्रधान से उसको करती है या मंडल कमेटी से वापस करती है। तो ये जो कार्य है ग्राम पंचायतों को निर्मित किए जा रहे हैं और इस वित्तीय वर्ष के अंत तक ये सभी कंप्लीट हो जाएंगे। देहरादून के गांधी पार्क में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष किरण माहरा सहित कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने अगस्त क्रांति को याद करते हुए महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। वहीं वरिष्ठ कांग्रेस उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि अगस्त क्रांति के माध्यम से हम हमारे वीर क्रांतिकारी को याद कर रहे हैं। आगे उन्होंने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने 9 अगस्त को ही देश की आज़ादी के लिए करो या मरो का नारा दिया था और इसी दिन महात्मा गांधी को हिरासत में लिया गया था। आपको बता दें कि अंग्रेजी सत्ता को भारत की जमीन से उखाड़ फेंकने के लिए महात्मा गांधी के नेतृत्व में जो अंतिम लड़ाई लड़ी गई थी उसे अगस्त क्रांति के नाम से जाना गया है। 8 अगस्त और 9 अगस्त हिंदुस्तान के आज़ादी के इतिहास में 2 ऐसी तारीख है जब अंग्रेजों के सैकड़ों साल के राज पर आखिरी कील ठोकने का काम देश के महान नेता महात्मा गांधी ने किया था। 8 अगस्त को मुंबई में कांग्रेस के अधिवेशन में बापू ने अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया था और 8 तारीख की अर्धरात्रि से कांग्रेस के नेताओं की गिरफ्तारी शुरू हुई थी और 9 तारीख को जब अगस्त क्रांति का असली बिगुल बजा इस देश के अंदर, वो अंग्रेजों के राज के अंत की शुरुआत थी। उस अगस्त क्रांति की याद में आज हम लोग महात्मा गांधी को, देश के तमाम महान शहीदों को जिन्होंने इस देश की आज़ादी में, स्वतंत्रता संग्राम में लाठी खाई, गोली खाई, जेल गए, संघर्ष किया, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। हम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तमाम लोग आए थे, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी भी आए थे, हमारे तमाम प्रकोष्ठों के लोग आए थे। ये आज का दिवस हिंदुस्तान के इतिहास में हमेशा अमर रहेगा। अगस्त क्रांति का दिवस हमेशा अमर रहेगा। उसकी यादों को ताजा करने के लिए और उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए आज हम लोग यहाँ आए। देहरादून नगर निगम की ओर से डेंगू को लेकर चलाए गए अभियान का सकारात्मक असर देखने को मिल रहा है। दरअसल पहली बार जुलाई माह में जनपद में एक भी डेंगू का केस सामने नहीं आया है। वहीं प्रभारी मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अविनाश खन्ना का कहना है कि निगम की रणनीति का सकारात्मक असर दिखा है। जुलाई माह में 0 डेंगू के मामले मिले हैं। वहीं आने वाले दिनों में डेंगू के मामले सामने न आए, इसके लिए निगम की ओर से अगले सप्ताह डेंगू के खिलाफ महाअभियान चलाया जाएगा। इसके तहत पूरे शहर भर में दवा का छिड़काव कर डेंगू के लार्वा को नष्ट किया जाएगा। वहीं डॉक्टर अविनाश खन्ना ने बताया कि देहरादून नगर निगम अब ऐसे भूस्वामियों के खिलाफ भी कार्रवाई करेगा जिनके खाली प्लॉट पर जल भराव की वजह से डेंगू का लार्वा मिलेगा। अभी तक जो हमारी डेंगू के प्रति जो हमारी रणनीति थी कि किसी भी प्रकार से जो है उनको हमारे शहरवासियों को उसके डंश से बचाया जाना है, तो अभी तक हमारी पूरी रणनीति कामयाब रही है और जुलाई का महीना हमारा जो है 0 डेंगू केसेस पे रहा है। अभी अगस्त का भी पहला सप्ताह खत्म हो गया है, उसमें भी हमारे केसेस नीली हैं। तो हमारी रणनीति फ़िलहाल अभी तक जो है कामयाब रही है, लेकिन इसको कहीं हल्का ना होने दें, उसके लिए जो है अब हम लोग जो है अगले सप्ताह से हम लोग जो है इसको महाअभियान के रूप में लेके जाएंगे, जिसमें टैंकर ट्रॉलियों के माध्यम से पूरे शहर में एक ही दिन एक ही समय पे जो है लार्विसाइडल का छिड़काव करेंगे, क्योंकि आगामी दिनों में संभवतः बरसात थोड़ी कम हो और धूप ज़्यादा निकले तो ऐसे में जो है लार्वा जो है पनपने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो उसको रोकने हेतु जो है महाअभियान के रूप में हम लोग शहरवासियों को जो है इससे जो है डेंगू से मुक्ति दिलवाएंगे। देखिए, अगर यदि किसी खाली प्लॉटों पे जल भराव हो रहा है तो उसका चिन्हीकरण कर संबंधित गृह स्वामियों के खिलाफ जो है विधिक कार्रवाई भी करेंगे और यदि आवश्यक हुआ तो चालान भी कार्रवाई करेंगे। भाजपा आजादी के महापर्व को हर घर तिरंगा अभियान के साथ इस बार भी व्यापक रूप में मनाने जा रही है। इस राष्ट्रीय अभियान की तैयारियों को लेकर प्रदेश मुख्यालय से आयोजित इस वर्चुअल बैठक में कार्यक्रम की रूपरेखा को अंतिम रूप दिया गया। प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने कहा कि देश की अखंडता एवं देशभक्ति की भावना को अधिक ताकत देने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री मोदी ने यह कार्यक्रम देशवासियों को दिया है। जब से आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने देश की बागडोर संभाली है,
उनका लगातार प्रयास रहा है कि जिन लोगों ने आज़ादी के आंदोलन में देश को आज़ाद करने के लिए अपने सर्वस्व को न्यौछावर किया है, देश के लिए बलिदान हुए हैं, उनकी यादों को हम सबके बीच में हमेशा वो यादें ताज़ा रहें, उनके किए हुए बलिदान को हर घर याद रखे। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा हर घर तिरंगा यात्रा का शुभारंभ किया गया था। कई वर्षों से लगातार ये यात्रा घर घर हर घर तिरंगा फहराने को लेकर चलती रही है। इस समय भी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पूरे देश भर में, पूरे प्रदेश भर में हर घर तिरंगा फहराया जाए और हर बूथ पर, हर मंडल में, हर जिले में तिरंगा यात्रा निकाली जाए। इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने इस आगे बढ़ाने के लिए सभी मंडलों में, जिलों में अपनी एक समिति का भी गठन किया है और ये भव्य और दिव्य कार्यक्रम हो, इसके लिए तैयारी की गई है। बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए ANV न्यूज। नमस्कार।